Assalamu alaikum students, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीलिएटेड प्रोटोजोआ। ये हमारा थर्ड क्लास है। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ के हमने चार क्लास में उनको डिवाइड किया। पहला क्लास जो हमने पढ़ा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, उसके बाद जो दूसरा क्लास था दैट वाज एमीबाइड प्रोटोजोआ, और आज हम ले रहे हैं थर्ड सीलिएटेड प्रोटोजोआ। जैसे नाम से ही पता चलता है ये वो प्रोटोजोआ है जिसमें लोकोमोशन होती है किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ सीलिया। तो यहाँ पे सीलिया रोल अदा करता है लोकोमोशन में, इसलिए उनको नाम पड़ा है सीलिएटेड प्रोटोजोआ। क्योंकि हमने जैसे पहले भी पढ़ा है, हमने लोकोमोशन किया है, हमने प्रोटोजोआ को डिवाइड किया है ऑन द बेस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज, जिसमें एक आता है फ्लैजिला, दूसरा आता है स्यूडोपोडिया, और जो थर्ड है वो है सीलिया। सो वो प्रोटोजोअन्स जिनमें लोकोमोशन होती है किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ सीलिया, दे आर नोन एज सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। तो जो सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स है इनमें पेलिकल प्रेजेंट होता है। इससे पहले जो हमने पढ़ा, जो लास्ट क्लास हमने पढ़ा एमीबाइड प्रोटोजोआ, उसमें हमने देखा कि पेलिकल जो है वो एब्सेंट है, लेकिन यहाँ पे जो डायग्नोस्टिक फीचर है कि पेलिकल प्रेजेंट है। तो जब पेलिकल प्रेजेंट होगा, जो सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स है इनमें एक डायग्नोस्टिक शेप होगी, एक पर्टिकुलर शेप होगी, एक डेफिनेट शेप होगी, और वो शेप किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ पेलिकल। एक और चीज जो इनमें देखा गया है, जो इससे पहले ना हमने फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ और ना ही हमने एमीबाइड प्रोटोजोआ में देखा, वो है ट्राइकोसिस्ट, TRICHOCYST, ट्राइकोसिस्ट। यानी कि जो सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स है इनमें पाया जाता है ट्राइकोसिस्ट। ये ट्राइकोसिस्ट क्या है, ये वो ऑर्गन है जो हेल्प करता है इन ऑफेंस एंड डिफेंस। यानी कि ये एक प्रोटोजोआ को प्रोटेक्ट करता है किससे, फ्रॉम द प्रीडेटर्स, या दुश्मनों से उसको बचाता है। सो ट्राइकोसिस्ट प्लेज अ रोल इन ऑफेंस एंड डिफेंस, यानी कि इसका काम है प्रोटेक्शन। और इतना ही नहीं, ये जो ट्राइकोसिस्ट है ये एंकरी के काम भी आता है, यानी कि ये हेल्प करता है सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स को किसी जगह में फिक्स करने के लिए या किसी जगह बंद करने के लिए। So trichocyst has two important functions. The first and primary function is the offense and defense. और उसका जो दूसरा फंक्शन है that's anchoring. Anchoring means कहीं पे इसको किसी चीज के साथ अटैच होना है, फिक्स होना है। तो अगर वहां पे क्वेश्चन आया ट्राइकोसिस्ट प्लेज अ रोल, ऑप्शन नंबर ए था offense and defense, ऑप्शन नंबर बी था एंकरिंग ऑर्गन, ऑप्शन नंबर सी था बोथ एंड बी, और डी था नन ऑफ द अबोव, तो फिर ऑप्शन सी देना है। लेकिन अगर वहां पे क्वेश्चन आया ट्राइकोसिस्ट प्लेज अ रोल, ऑप्शन है ऑफेंस एंड डिफेंस, बी आएगा एंकरिंग, सी आएगा नन ऑफ द अबोव, और डी आएगा फीडिंग। तो इसमें याद रखिए हमें प्राइमरी चीज पे अटैक करना है, यानी कि हमें जो ऑप्शन देना है वो प्राइमरी ऑप्शन है ऑफेंस एंड डिफेंस। तो मेन फंक्शन जो ट्राइकोसिस्ट है वो है किसमें, इन ऑफेंस एंड डिफेंस। इस पैरामीशियम में, यानी कि जो सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने देखा है जो सिर्फ यानी सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स में होता है, वो है न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म। यानी कि यहां पे दो तरह के न्यूक्लियर पाए जाते हैं। इससे पहले जो हमने फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स पढ़े उनमें हमने देखा कि उनमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, और उसके बाद जो एमीबाइड प्रोटोजोआ है उनमें हमने देखा उनमें मल्टी न्यूक्लिएट न्यूक्लियस है, यानी कि उनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियर पाए जाते हैं, और वो सारे मोनोमॉर्फिक थी। अगर आपको याद होगा हमने बोला, मैंने उस वक्त आपको बोला दीज न्यूक्लियर आर मोनोमॉर्फिक, यानी कि ये सारे न्यूक्लियर एक जैसे हैं। लेकिन यहां पे न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म है, यहां पे जो न्यूक्लियर है वो एक जैसे नहीं है, वो दो तरह के न्यूक्लियर है। एक वो न्यूक्लियर जो सबसे बड़ा होगा साइज में, उसे हम बोलते हैं मैक्रोन्यूक्लियस, और दूसरा वो न्यूक्लियर जो साइज में छोटा होगा, इससे बोलते हैं माइक्रोन्यूक्लियस। यानी कि जो सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स है इनमें दो तरह के न्यूक्लियर देखे गए हैं, एक है मैक्रोन्यूक्लियस और दूसरा है माइक्रोन्यूक्लियस। जो मैक्रोन्यूक्लियस है, जैसे बड़ा मैक्रो, इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म, ये रोल अदा करता है ग्रोथ में, इसलिए इसको कभी कभी हम बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी। हैंस मैक्रोन्यूक्लियस प्लेज अ रोल इन मेटाबॉलिज्म, इन ग्रोथ, दैट्स व्हाई इट्स आल्सो नोन एज वेजिटेटिव न्यूक्लियस।
लेकिन जो माइक्रो न्यूक्लियस है इसका काम है रिप्रोडक्शन में, क्योंकि इसका काम है जेनेटिक मटेरियल को कंट्रोल, मतलब इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो कंट्रोल करता है पूरे ऑर्गेनिज्म को, पूरे प्रोटोजोआ को। इसके लिए जो माइक्रो न्यूक्लियस है इसमें जेनेटिक मटेरियल देखा गया। तो जो मैक्रो न्यूक्लियस है यह कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ, और जो माइक्रो न्यूक्लियस है यह कंट्रोल करता है रिप्रोडक्शन। नाउ जो हम देखते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोआ, इसमें माउथ लाइक ओपनिंग होती है जो परमानेंट ओपनिंग होती है, जो चेंज नहीं होती है। जैसे हमने एमीबा में देखा, एमीबा में कोई ओपनिंग नहीं होती है, वहां पे स्यूडोपोडिया रोल अदा करता है इन एंगल्फिंग द फूड। लेकिन यहां पे जो सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स है इनमें एक परमानेंट ओपनिंग होती है जो माउथ कहलाती है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं साइटोस्टोम्स। साइटो मीन्स सेल, स्टोम मीन्स माउथ, यानी कि माउथ लाइक स्ट्रक्चर। तो जो सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स है इनमें एक परमानेंट ओपनिंग होती है जो माउथ का काम करती है, उसे बोलते हैं हम साइटोस्टोम्स। और इसीलिए इनमें एक एनस भी होता है, परमानेंट एनस भी होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्राक्ट या साइटोपाइज। So that means in ciliated protozoans we have two openings। जो ciliated protozoans है उनमें दो openings होती है, दोनों openings permanent है, यानी कि वो अपनी शेप या जगह चेंज नहीं करते हैं। एक ओपनिंग जो माउथ के लिए यूज की जाती है, जो फीडिंग के लिए यूज की जाती है, जहां से इंजेक्शन होती है, उसको हम बोलते हैं साइटोस्टोम्स। और दूसरी ओपनिंग जिसे हम एंस का नाम देते हैं, जो इंजेक्शन में रोल अदा करता है, जहां से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाता है, उसे बोलते हैं साइटोप्राक्ट और साइटोपाइज। क्योंकि जो सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स है ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, ये फ्री लिविंग है, फ्रेश वाटर में रहते हैं। तो फ्रेश वाटर में रहने के लिए और उस वाटर को बैलेंस करने के लिए इनमें पाया जाता है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो यानी कि जो सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स है इनमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है जो रोल अदा करता है ऑस्मो रेगुलेशन में, जो मैंने इससे पहले भी आपको बोला। क्योंकि जो फ्रेश वाटर्स होते हैं उनमें होती है एंड ऑस्मोसिस, और जब एंड ऑस्मोसिस होती है वाटर अंदर चला जाता है, उस वाटर को बैलेंस करने के लिए उनके पास एक कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है। और जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी है, लेकिन सबसे कॉमन जो है वो है एसेक्सुअल, और जो सबसे रियर है वो है सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होता है, इनमें होता है फिजन, वह है ट्रांसवर्स फिजन या ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। यानी कि जो सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स है वो अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, उसे बोलते हैं बाइनरी फिजन। लेकिन जो डिवीजन है वो है ट्रांसवर्स, और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जो है वो सबसे कॉमन होता है। जो सेक्सुअल है इसे बोलते हैं सेक्सुअल जो है ये प्रिमिटिव है, या कंजुगेशन में यानी कि इनकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है कंजुगेशन टाइप। तो ध्यान से देखिए बेटा, जो सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स है इनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी है। इससे पहले जो हमने पढ़ा एमीबाइड, उनमें खाली एसेक्सुअल हमने बोला, और वो भी कौन सा, इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। लेकिन यहां पे जो सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स है इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो बहुत एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल है। यानी कि यहां पे एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली भी, लेकिन सबसे कॉमन जो रिप्रोडक्शन है वो है एसेक्सुअल, और वो होती है बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। सो सबसे ज्यादा कॉमन है, और सेक्सुअली सबसे कम है जो होती है बाय कंजुगेशन। नाउ अगर ऑब्जेक्टिव इस तरह आया कि सीलिएटेड प्रोटोजोन शो रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल, बी सेक्सुअल, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव, तो हमें सी का ऑप्शन देना है। अब अगर ऐसे आ गया सीलिएटेड प्रोटोजोन शो रिप्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर ए सेक्सुअल, ऑप्शन नंबर बी सेक्सुअल, ऑप्शन नंबर सी कंजुगेशन, या कुछ और, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, तो आंसर हमें देना है ए सेक्सुअल को, क्योंकि सबसे कॉमन जो इनमें रिप्रोडक्शन होती है दैट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो दैट मीन्स जो प्रोटोजोन्स या सीलिएटेड प्रोटोजोन्स ये दिखाते हैं कौन सा रिप्रोडक्शन, ये दिखाते हैं एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल, लेकिन जो सबसे कॉमन है वो है एसेक्सुअल। नाउ एग्जांपल के तौर पे इनमें 6 एग्जांपल्स हमें पढ़ने हैं, या हम ये कह सकते हैं 6 ऑर्डर्स पढ़ने हैं। तो सबसे कॉमन जो इनमें होती है वो है पैरामीशियम, जिसे हम एक और नाम देते हैं स्लिपर एनिमलक्यूल। तो पैरामीशियम ये सबसे कॉमन एग्जांपल है किसकी, सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स की। या जब भी हमारे दिमाग में आता है सीलिएटेड प्रोटोजोअन तो हमारे दिमाग में आता है पैरामीशियम।
तो जो पैरामीशियम है इसे हम एक और नाम देते हैं स्लीपर एनिमलक्यूल। वाई स्लीपर? क्योंकि इसकी जो शेप है बिल्कुल स्लीपर शेप है। देखिए जैसे हम स्लीपर लगाते हैं बिल्कुल ऐसी ही शेप है, और इनकी शेप बननी भी चाहिए स्लीपर, यानी कि अगर स्लीपर शेप नहीं बनी तो वो पैरामीशियम नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको बोला जो पैरामीशियम है या सीलिएटेड प्रोटोजोन है, इनके बॉडी के बाहर पेलिकल होता है जिसकी वजह से इनको एक डेफिनेट शेप मिलती है। तो दैट मीन जो पैरामीशियम की एनिमलक्यूल है, स्लीपर एनिमलक्यूल शेप है, वही शेप उनमें होनी चाहिए। और जब भी हम पैरामीशियम को ड्रा करेंगे हमें डेफिनेटली एक स्लीपर शेप डालनी होगी। तो जब हम डायग्राम को देखते हैं बेटा, जो डायग्राम है ध्यान से देखिए, जो डायग्राम है आप देखिए, पहले हमने एक बॉडी बना दी, एक सिंपल कवरिंग, जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन के बाहर पेलिकल पाया जाता है। यहां देखिए बेटा, ये सबसे बाहरी कवरिंग है इसकी, एक पेलिकल है, यहां हमने नोट किया है, दिस इज द पेलिकल। और ये एंटीरियर साइड है, दिस इज द पोस्टीरियर साइड। ये एंटीरियर साइड है, यह है पोस्टीरियर कॉर्डर साइड, यानी कि ये टेल रीजन है, कॉर्डर साइड है, यह है एंटीरियर साइड। इसलिए इसको हम बोलते हैं एंटीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, और यहां इसको बोलते हैं पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। आप ध्यान से देखिए, यहां पैरामीशियम में दो वैक्यूल्स होते हैं। सो पैरामीशियम जो है इसमें दो वैक्यूल्स पाए जाते हैं। एक जो वैक्यूल है दैट्स अ कंट्रैक्टाइल, एंटीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, और ये जो है इसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर या कॉर्डल कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। आप ध्यान से देखिए, इस पैरामीशियम के पूरे बॉडी पे सीलिया पाए जाते हैं। ये देखिए, ये पूरे बॉडी पे सीलिया है, और जो ये सीलिया ये होलोट्राइकस है। होलोट्राइकस हम देखेंगे कि पूरी बॉडी पे सीलिया है, इसे हम उसको बोलते हैं होलोट्राइकस, जो आगे चलकर हम देखेंगे। उसके बाद देखिए आप, इसमें दो तरह के न्यूक्लियस है, यह है माइक्रो न्यूक्लियस और यह है मैक्रो न्यूक्लियस। सो मैंने पहले ही बोला यहां पे न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म है। न्यूक्लियर दो तरह के हैं, एक न्यूक्लियस जो है वो स्मॉल है, उसे बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस, और दूसरा न्यूक्लियस जो है वो सबसे बड़ा है, इसे बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस। दिस इज द ओपनिंग, इसे हम बोलते हैं माउथ, इसे बोलते हैं साइटोस्टोम। दिस इज द ओपनिंग, ये देखिए ये साइटोस्टोम है और ये फूड वैक्यूल है। और ध्यान से देखिए, जो साइटोस्टोम की ओपनिंग है वहां पे पाए जाते हैं सीलिया, जो एक्चुअली हेल्प करते हैं इन फीडिंग या इन फिल्टरिंग द फूड पार्टिकल, यानी कि जो भी फूड पार्टिकल यहां से चला जाएगा, ये जो सीलिया है वो इस पे हेल्प करते हैं इन फिल्टरिंग। जैसे हमारे होते हैं ना फिल्टर, कोई चीज, यानी कि जो गंदी चीजें होती है, जब हम पानी डालते हैं उसमें हम फिल्टर पेपर रखते हैं, तो फिल्टर पेपर क्या करता है, वो फिल्टर करता है वाटर को, ताकि उसमें जो डस्ट या पार्टिकल, छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स है, पोल्यूटेंट्स है, वो पास ऑन ना हो। इसी तरीके से यहां पे इस ओपनिंग में सीलिया पाया जाता है। ध्यान से देखिए बेटा, ये सीलिया पाए जाता है। इन सीलिया का रोल क्या है? इन सीलिया का ये रोल है ताकि ये फिल्टर करेंगे उन फूड पार्टिकल्स को जो पैरामीशियम के अंदर जाएंगे। सो दैट मीन्स ये जो माउथ है ये रोल अदा करेगा इन फिल्टर फीडिंग, यानी कि फूड पार्टिकल अंदर आने से पहले उसकी फिल्ट्रेशन होगी। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये फूड वैक्यूल है, ये है ट्राइकोसिस्ट। यहां आप देखिए रेड कलर के सारे जो है, ध्यान से देखिए, ये सारे जो है ये ट्राइकोसिस्ट है, और ये रोल अदा करेंगे इन ऑफेंस डिफेंस में। और ध्यान से देखिए, इस रीजन को देखिए, ये लॉन्गर साइज के या लार्जर साइज के सीलिया, ये सीलिया ही है। कॉर्डर रीजन पे ये जो सीलिया है ये ग्रुप में है और लार्जर है साइज में, बड़े हैं साइज में। अब ध्यान से देख सकते हैं ये सीलिया ही है, लेकिन ये वाले सीलिया एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द सीलिया लार्जर है साइज में, इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉर्डल टफ सीलिया, जो पाया जाता है कहां पे, पोस्टीरियर साइड पे, या हम कह सकते हैं कॉर्डल साइड पे। वो यानी कि जो पैरामीशियम है इसके कॉर्डल साइड पे, इसके पोस्टीरियर साइड पे बिल्कुल एक टफ्ट है, किनका, सीलिया का जो गुच्छा है जो साइज में बड़ा है। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये एनस है, यहां से वेस्ट मटेरियल बाहर फेंका जा सकता है, ये एनस है जिसे हम बोलते हैं साइटोपाइच और साइटोप्रॉक्ट। सो दिस इज द एनस। ये हमने डायग्राम बनाई किसकी, पैरामीशियम की। आइए अब हम देखेंगे पैरामीशियम के जनरल कैरेक्टर्स। देखिए ये पैरामीशियम है जिसको हम एक और नाम से देते हैं स्लीपर एनिमलक्यूल। क्यों कहते हैं स्लीपर एनिमलक्यूल? क्योंकि इनकी शेप होती है स्लीपर शेप। कभी बिल्कुल एक इजी ऑब्जेक्टिव आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज स्लीपर एनिमलक्यूल। ऑप्शन होता है पैरामीशियम, दूसरा होगा से सपोज
ट्राइकोमोनास, थर्ड होगा जियार्डिया, फोर्थ को कोई और, तो आपको ऑप्शन देना होगा पैरामीशियम। तो पैरामीशियम का पहला कैरेक्टर यह है कि दे आर होलोट्राइकस। होलोट्राइकस किसको हम बोलते हैं कि जब सीलिया पूरी बॉडी पे होगा, तो आपने देखा यहां पैरामीशियम में पूरी बॉडी पे सीलिया होता है, इसलिए इस कंडीशन को हम कहते हैं होलोट्राइकस। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैरामीशियम में जो सीलिया है ये पूरी बॉडी पे होते हैं। सेकंड जो है इनके कॉर्डर रीजन में या इनका जो पोस्टीरियर रीजन होता है वहां पे होता है टफ्ट ऑफ सीलिया। ये देखिए ये टफ्ट ऑफ सीलिया है या लॉन्गर सीलिया है, इसे हम बोलते हैं ये कॉर्डर सीलिया है जो पाया जाता है कहां, कॉर्डर रीजन में। और जो पैरामीशियम है ये फ्री लिविंग है, यानी कि ये पैरासाइट नहीं है, एक्सेप्ट जो पैरामीशियम है ये फ्री लिविंग है, फ्रेश वाटर में रहता है। तो जब ये फ्रेश वाटर में रहेगा तो आपको पता ही है इसके अंदर पानी चला जाएगा, तो जब पानी यहां से चला जाएगा माउथ के जरिए तो इसमें क्या होगी, इसमें चांसेस है कि वो पानी से बर्स्ट हो सकता है, इसलिए इसके अंदर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल रखे गए। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हैविंग अ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो जो पानी अंदर गया उस एक्सेस वाटर को बाहर फेंकेगा, तो दैट मींस इट प्लेज अ रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन। सो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है कि जो पैरामीशियम है ये फ्री लिविंग है, ये पानी फ्रेश वाटर में रहता है, तो फ्रेश वाटर का पानी जो है इसके अंदर चला जाता है पैरामीशियम के अंदर बाय एंडो ऑस्मोसिस, जिसकी वजह से जो पैरामीशियम में बर्स्ट हो सकता है एक्सेस वाटर, तो उस एक्सेस वाटर या सरप्लस वाटर को हम बाहर निकालते हैं, तो उस पर हेल्प करता है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। लेकिन यहां पे ध्यान से देखिए, यहां कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जब वो दो है, इसलिए यहां पे जो है एक है एंटीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल और दूसरा है पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। इससे पहले जो भी हमने प्रोटोजोन्स पढ़े वहां पे हमने देखा सिर्फ एक ही कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, पेलिकल प्रेजेंट है। इससे पहले जो हमने पढ़ा एमीबाइड प्रोटोजोआ उनमें पेलिकल एब्सेंट था, लेकिन यहां पे पेलिकल है। पेलिकल क्या है? एक आउटर प्रोटीनेशियस कवरिंग, जिसकी वजह से एक एनिमल को एक डिफरेंट शेप मिलती है। तो यहां पे जो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स है इनकी जो शेप है, इनकी जो बॉडी की शेप है वो किसकी वजह से है? पेलिकल की वजह से। और हमने पढ़ाया है कि जो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स है इनमें होता है न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म, यानी कि इनमें दो तरह के न्यूक्लियर पाए जाते हैं, एक है माइक्रो न्यूक्लियर और दूसरा है मैक्रो न्यूक्लियस। तो यहां पे जो डायग्नोस्टिक कैरेक्टर है पैरामीशियम का वो है कि इसमें दो न्यूक्लियर होते हैं, एक है माइक्रो न्यूक्लियर और दूसरा है मैक्रो न्यूक्लियर। यह भी नीट पर्सपेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें दो ओपनिंग्स होती है, एक है साइटोस्टोम और दूसरा है साइटोपाइज। जो साइटोस्टोम है इट एक्ट्स एज अ माउथ एंड जो साइटोपाइज है इट एक्ट्स एज अ एंस। तो साइटोस्टोम ये वो ओपनिंग है जहां से फूड पार्टिकल अंदर लिया जा सकता है, जहां से पैरामीशियम फूड पार्टिकल को एंगल्फ करता है, और जो साइटोपाइज है जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ या जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हुआ, जो वेस्ट मटेरियल है वो साइटोपाइज के जरिए बाहर निकाला जा सकता है। इनमें जो न्यूट्रिशन है, इनमें जो डाइजेशन है वो है फिल्टर फीडिंग टाइप। वो क्या होता है फिल्टर फीडिंग? मैंने आपको पहले ही बोला कि जो साइटोस्टोम की ओपनिंग होती है, जो साइट यानी कि माउथ की जो ओपनिंग होती है, ये देखिए ये साइटोस्टोम की ओपनिंग है या माउथ की ओपनिंग है। यहां पे हो पाए जाते हैं सीलिया। ये जो सीलिया है ये रोल अदा करता है किसमें? फिल्ट्रेशन में, यानी कि जो भी फूड पार्टिकल अंदर जाता है उस फूड पार्टिकल की फिल्ट्रेशन होती है, तो इसको हम बोलते हैं फिल्टर फीडिंग। तो पैरामीशियम एक यूनिक कैरेक्टर है, एक डायग्नोस्टिक कैरेक्टर है जो इससे पहले हमने बाकी प्रोटोजोन्स में नहीं देखा, वो है फिल्टर फीडिंग, यानी कि फूड पार्टिकल को पहले फिल्टर किया जाता है तब जाके उसको एलो किया जाता है अंदर। और फिल्ट्रेशन में कौन हेल्प करता है? सीलिया। ट्राइकोसिस्ट, यानी कि इनमें डिफेंस सिस्टम है, इनमें वो ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो रोल अदा करते हैं ऑफेंस एंड डिफेंस। तो जो पैरामीशियम है इस पैरामीशियम में ट्राइकोसिस्ट पाया जाता है। यहां जो पैरामीशियम है इसके दो कॉमन स्पीशीज होते हैं, ध्यान से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरामीशियम के दो स्पीशीज है, एक है पैरामीशियम ओरेलिया, पैरामीशियम ओरेलिया, और दूसरा है पैरामीशियम कॉर्डेटम। तो दो स्पीशीज है, पैरामीशियम ओरेलिया एंड पैरामीशियम कॉर्डेटम। जो ओरेलिया है इसमें एक मैक्रो और दो माइक्रो न्यूक्लियर है, यानी कि ओरेलिया में, पैरामीशियम ओरेलिया में एक बड़ा सा न्यूक्लियर है और दो छोटे न्यूक्लियर है। और जो पैरामीशियम कॉर्डेटम है इसमें दो ही न्यूक्लियर है, एक है बड़ा और एक है छोटा, यानी कि एक मैक्रो न्यूक्लियर और दूसरा माइक्रो न्यूक्लियर। इसके लिए अब हम एक ट्रिक देखेंगे, क्योंकि जो आपको पता ही है इंडिया में जो सबसे बड़ी बॉलीवुड की जो बड़ी फैमिली है वह है अमिताभ बच्चन की फैमिली, बच्चन फैमिली। ध्यान से देखिए उसके घर में अभी यानी कि अभिषेक बच्चन,
ऐश यानी कि उसकी बहू ऐश्वर्या, आराध्या यानी कि ग्रैंड डॉटर ऑफ अमिताभ बच्चन, या हम सिंपली कह सकते हैं ऐश्वर्या राय की बेटी। तो क्या है, अभी ऐश आराध्या ने चार्ली चैपलिन की मूवी देखी। हाँ, परसों कहा था उसने, अभिषेक बच्चन ने अपने ट्विटर पे कह रहे थे कि उसने अपने फ्रेंड्स को हाय बोला और कहा कि लॉकडाउन में घर के अंदर ही बैठे, मैं भी घर के अंदर ही बैठा हूं और मैं इस वक्त अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ चार्ली चैपलिन की मूवी देख रहा हूं। तो मुझे दिमाग में आ गया, उसने कहा, यानी कि जो अभिषेक बच्चन है, उसने अपने ट्विटर पर लिखा था कि आप प्लीज़ एंड प्लीज़, सब लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दी थी, सब लोगों को ये कहा था, अपने फ्रेंड्स को ये मैसेज दी कि आप घर के अंदर ही बैठिए और जो ये कोविड-19 की जो ये चेन है उसको ब्रेक कीजिए और इंडिया को बचाइए इस कोविड-19 से। तो उसने कहा कि मैं भी अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ इस वक्त चार्ली चैपलिन की मूवी देख रहा हूँ। उसने कहा कि जो मेरी बेटी है उसको चार्ली चैपलिन की मूवी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं भी ये मूवी देखता हूं। तो मुझे दिमाग में आ गया, चलो एक ट्रिक बनाते हैं इस पे। तो मैंने क्या लिखा, अभी, ये देखिए, अभी यानी कि अभिषेक, ऐश यानी कि ऐश्वर्या, आराध्या यानी कि उसकी बेटी ने चार्ली और चैपलिन की मूवी देखी। तो ध्यान से देखिए, यहां पे अभी का ए, ऐश का ए और आराध्या का ए, यानी कि यहां पे 3 ए है। तो 3 ए मीन्स 3 न्यूक्लियर, किसमें, ओरेलिया में। तो दैट मीन्स जो पैरामीशियम ओरेलिया है उसमें 3 न्यूक्लियर पाए जाते हैं, जिसमें 2 होते हैं मैक्रो न्यूक्लियर, सॉरी 2 होते हैं माइक्रो न्यूक्लियर और 1 होता है मैक्रो न्यूक्लियर। तो दैट मीन्स अभी, ऐश, आराध्या, इन तीनों में ए है। तो 3 ए और ए स्टैंड्स फॉर ओरेलिया। तो दैट मीन्स जो पैरामीशियम ओरेलिया है उसमें 3 न्यूक्लियर होते हैं, 2 होते हैं माइक्रो न्यूक्लियर और 1 होता है मैक्रो न्यूक्लियर। जैसे 2 माइक्रो न्यूक्लियर अभी एंड ऐश एंड आराध्या, 1 मैक्रो न्यूक्लियर। उसके बाद चार्ली, सी स्टैंड्स फॉर कॉर्डेटम, पैरामीशियम कॉर्डेटम, चार्ली एंड चैपलिन, चार्ली एंड चैपलिन। तो यहां पे 2 सी है, तो दैट मीन्स 2 न्यूक्लियर, किसमें, सी फॉर कॉर्डेटम। तो कॉर्डेटम, पैरामीशियम कॉर्डेटम में 2 न्यूक्लियर है, एक है 1 है मैक्रो न्यूक्लियर और दूसरा है माइक्रो न्यूक्लियर। तो यहां फिर रिपीट कर रहा हूं, अभी, ऐश, आराध्या, तीनों ए है। तो ए स्टैंड्स फॉर ओरेलिया, 3 स्टैंड्स फॉर 3 न्यूक्लियर। तो दैट मीन्स ओरेलिया में 3 न्यूक्लियर है, जिसमें 2 माइक्रो और 1 है मैक्रो। वाइल है चार्ली चैपलिन, चार्ली चैपलिन, सी जो है इट मींस कॉर्डेटम। तो यहां पे 2 सी है, तो दैट मीन्स 2 न्यूक्लियर, किसमें, पैरामीशियम कॉर्डेटम। ये एक ट्रिक है जो आप याद रख सकते हो, किसके लिए, पैरामीशियम ओरेलिया एंड पैरामीशियम कॉर्डेटम। क्योंकि कभी नीट में पूछा जा सकता है, से सपोज हाउ मेनी न्यूक्लियर प्रेजेंट इन पैरामीशियम कॉर्डेटम या हाउ मेनी माइक्रो न्यूक्लियर प्रेजेंट इन पैरामीशियम ओरेलिया। तो उस वक्त ये ट्रिक आपको हेल्प करेगी। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन किसकी, पैरामीशियम की। तो मैंने आपको पहले बोला कि जो पैरामीशियम है ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ध्यान से देखिए, और दूसरा ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है बाय कंजुगेशन। तो यहां पे 2 तरह के रिप्रोडक्शन है, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन को। दैट मींस पैरामीशियम खुद को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है ट्रांसवर्सली। ध्यान से देखिए, आई विल शो यू यह डायग्राम। सो अगर ये पैरामीशियम ये इस तरह ट्रांसफर 2 हिस्सों में डिवाइड करता है फ्रॉम दिस टू दिस, तो इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और दूसरा जो है इसमें होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट्स कंजुगेशन। लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, दैट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो कंजुगेशन है वो कम होती है। तो कंजुगेशन की वजह से जेनेटिक वेरिएशन आती है। इसके लिए हमने एक डायग्राम बनाई है, अब ध्यान से देखिए। पहले हम देखेंगे कि व्हाट एक्चुअली कंजुगेशन मीन्स, क्योंकि ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कंजुगेशन का कि किस तरह कंजुगेशन होती है। चलो बाइनरी फिजन तो हमें पता ही है कि एक एनिमल 2 हिस्सों में खुद को डिवाइड करेगा, लेकिन व्हाट एक्चुअली इज कंजुगेशन। कंजुगेशन जो है ये वर्ड जो निकला है कंजक्शन से। आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, कंजक्शन मीन्स जो वर्ड्स को ज्वाइन करेगा या जो 2 वर्ड्स को ज्वाइन करेगा। तो यहां पे जो कंजुगेशन है, आप देखिए 2 पैरामीशियम है जो एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं। ये एक पैरामीशियम जो थोड़ा येलो कलर का मैंने बनाया है, ये दूसरा पैरामीशियम जो किस कलर का है, ग्रीन कलर का। तो ये 2 पैरामीशियम फ्यूज होते हैं। इसमें 1 मैक्रो न्यूक्लियर, 1 माइक्रो न्यूक्लियर, इसमें भी 1 मैक्रो न्यूक्लियर, 1 माइक्रो न्यूक्लियर। मीन्स यहां पे 2 पैरामीशियम एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं। ईच पैरामीशियम हैव 2 न्यूक्लियर, 1 माइक्रो एंड 1 मैक्रो। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिए दूसरा स्टेप क्या होता है। जो एक पॉइंट है, सपोज यहां ये एरिया है, जिस एरिया पे जो
पेलिकल है वो डैमेज होता है, रप्चर होता है, डिसइंटीग्रेट होता है। आप देखिए एक जगह पे जो पेलिकल है वो डिसइंटीग्रेट होगा। अब ये दो पैरामीशियम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे इस पॉइंट पे। लेकिन अभी भी आप देखिए यहां पे दो न्यूक्लियर है, एक मैक्रो, माइक्रो, मैक्रो एंड माइक्रो। अब ध्यान से देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। यहां पे पैरामीशियम के दो पैरामीशियम फ्यूज हो गए, यहां पे एक पॉइंट पे उनकी मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, पेलिकल रप्चर हो गया। अब ध्यान से देखिए ये है माइक्रो न्यूक्लियर, ये भी है माइक्रो न्यूक्लियर। जो माइक्रो न्यूक्लियर है ये करेंगे मियोसिस। तो ध्यान से देखिए दिस वन इज अ माइक्रो न्यूक्लियर, दिस वन इज अ माइक्रो न्यूक्लियर। तो दोनों माइक्रो न्यूक्लियर क्या करेंगे, मियोसिस। तो जब ये वाला माइक्रो न्यूक्लियर मियोसिस करेगा ये बनाएगा 4 न्यूक्लियर। तो जब ये वाला माइक्रो न्यूक्लियर डिवाइड करेगा ये भी बनाएगा 4 न्यूक्लियर। दैट मीन्स जब इन दो पैरामीशियम के दो माइक्रो न्यूक्लियर मियोसिस करेंगे तो ये 8 न्यूक्लियर बनाएंगे। ये वाला पैरामीशियम भी 4 न्यूक्लियर बनाएगा, ये वाला पैरामीशियम भी 4 न्यूक्लियर बनाएगा। क्योंकि हमने देखा मियोसिस में जब मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है तो 4 डॉटर सेल्स बनते हैं और 4 डॉटर सेल्स में 4 न्यूक्लियर होते हैं। तो यहां पे जो ये एक न्यूक्लियर है एक पैरामीशियम में ये 4 न्यूक्लियर बनाएगा और यहां पे जो ये न्यूक्लियर है ये भी क्या बनाएगा, 4 न्यूक्लियर। दैट मीन्स जो पैरामीशियम है वो डिवाइड करेगा कैसे, मियोटिकली, और जो उसका न्यूक्लियर है वो 4 न्यूक्लियर बनाएंगे। तो थर्ड इमेज देखिए, थर्ड स्टेप में क्या होगा आप ध्यान से देखिए बेटा। यहां देखिए 4 न्यूक्लियर, यहां भी 4 न्यूक्लियर, ये इस पैरामीशियम के 4 न्यूक्लियर, ये इस पैरामीशियम के 4 न्यूक्लियर। अब ध्यान से देखिए 4 में से जो 3 है, 3 न्यूक्लियर वो डिजेनरेट हो जाएंगे और इसमें भी जो 4 में से जो 3 न्यूक्लियर वो डिजेनरेट हो जाएंगे। सो इन दो पैरामीशियम में जो टोटल 4 न्यूक्लियर है, 4 न्यूक्लियर में से 3 न्यूक्लियर डिजेनरेट होंगे, खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो यहां पे जो है 4 न्यूक्लियर जो है डिजेनरेट हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। दैट मीन्स यहां पे जो 4 न्यूक्लियर है आप देखिए इसमें भी 4 न्यूक्लियर है, 3 इसमें क्या हो जाएंगे, डिजेनरेट हो जाएंगे और इसमें भी 4 न्यूक्लियर में से 3 डिजेनरेट हो जाएंगे। तो जब इस पैरामीशियम के 3 न्यूक्लियर डिजेनरेट हो जाएंगे एक ही बचेगा, इसमें भी जब 3 न्यूक्लियर डिजेनरेट हो जाएंगे एक ही बचेगा। तो यहाँ का एक न्यूक्लियर माइटोसिस करेगा, यहाँ का भी एक न्यूक्लियर माइटोसिस करेगा। अब डायग्राम की ओर देखिए, यहाँ पे हमने दिखाए 3 न्यूक्लियर, 1, 2 और 3 डिजेनरेट हो गए। यहाँ भी 1, 2 और 3 क्या हो गए, डिजेनरेट। तो 3 न्यूक्लियर क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट। बचा कौन, एक न्यूक्लियर, उसने क्या किया, माइटोसिस। तो कितने न्यूक्लियर बनाए, 2 न्यूक्लियर। यहां भी एक न्यूक्लियर ने क्या किया, माइटोसिस। तो कितने बनाए, 2 न्यूक्लियर। कंफ्यूज नहीं करना खुद को, फिर रिपीट कर रहा हूं। यहां भी 4 न्यूक्लियर, यहां भी 4 न्यूक्लियर। इन 4 न्यूक्लियर में से 3 डिजेनरेट हो गए, इसमें भी 4 में से 3 डिजेनरेट हो गए। देखिए यहां पे 3 डिजेनरेट, यहां भी 3 डिजेनरेट। लेकिन यहां बचा एक न्यूक्लियर, उसने किया माइटोसिस, तो 2 न्यूक्लियर बन गए। ये देखिए वो 2। यहां बचा एक न्यूक्लियर, उसने भी किया माइटोसिस, तो 2 बन गए, यहां भी 2 बन गए। सो दैट मीन्स कि यहां पे जो 4 माइक्रो न्यूक्लियर है वो 3 माइक्रो न्यूक्लियर है वो डिजेनरेट हो जाते हैं और जो बचा एक माइक्रो न्यूक्लियर कहां पे, पैरामीशियम में, वो करता माइटोसिस और बनाते हैं 2 माइक्रो न्यूक्लियर। उसके बाद क्या होता है, जो यहां का माइक्रो न्यूक्लियर है वो इसके साथ फ्यूज होता है और जो ये वाला माइक्रो न्यूक्लियर है इसके साथ फ्यूज होता है। यानी कि एक्चुअली क्या होता है, ये माइक्रो न्यूक्लियर जो है अब अपना जेनेटिक मटेरियल जो है एक्सचेंज करते हैं। एक्चुअली ये माइक्रो न्यूक्लियर जो है क्या करता है, अपना जेनेटिक, ये वाला माइक्रो न्यूक्लियर इसको अपना जेनेटिक मटेरियल देता है और ये वाला माइक्रो न्यूक्लियर इसको अपना जेनेटिक मटेरियल देता है। यानी कि अब क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ माइक्रो न्यूक्लियर। तो ये माइक्रो न्यूक्लियर यहां आ जाएगा और ये माइक्रो न्यूक्लियर यहां आ जाएगा और ये माइक्रो न्यूक्लियर यहां आ जाएगा, यानी कि एक्सचेंज होगा। देखिए ये माइक्रो न्यूक्लियर यहां चला जाएगा, एरो मैंने दिखाया, ये माइक्रो न्यूक्लियर यहां चला जाएगा। तो यहां पे क्या होंगे, एक्सचेंज ऑफ माइक्रो न्यूक्लियर। अब ध्यान से देखिए उसके बाद जो 6th फेज है, 2 पैरामीशियम अलग हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, अभी तक ये फ्यूज थे लेकिन अब ये 2 पैरामीशियम अलग हो जाएंगे। इनके जो मैक्रो न्यूक्लियर है, यहां देखिए ये जो मैक्रो न्यूक्लियर है इनकी डेथ हो जाएगी। जो मैक्रो न्यूक्लियर है उसकी क्या हो जाएगी, डिजेनरेट हो जाएगा। तो आप देखिए 2 पैरामीशियम का जो मैक्रो न्यूक्लियर है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, डेड हो जाएगा। और यहां पे कितने हैं, 2 माइक्रो न्यूक्लियर, यहां भी 2 माइक्रो न्यूक्लियर। लेकिन आपने देखा इसका एक माइक्रो न्यूक्लियर यहां आ गया है
और इसका एक माइक्रोन्यूक्लियर यहां आ गया। डायग्राम में मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि जो ग्रीन कलर के दो माइक्रोन्यूक्लियर वो यहां है और जो येलो कलर के माइक्रोन्यूक्लियर वो इस वाले पैरामीशियम की। ये येलो माइक्रोन्यूक्लियर यहां आ गया और ये ग्रीन वाला यहां चला गया। तो उसकी वजह से क्या होगा, इसमें क्या होता है, इसमें भी एक ग्रीन और एक येलो, इसमें भी एक येलो और एक ग्रीन। तो दैट मीन्स यहां पे दो दो माइक्रोन्यूक्लियर है। अब ये दो माइक्रोन्यूक्लियर जो है आपस में फ्यूज हो जाए, क्योंकि ये हैप्लॉइड्स है, ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे और ये बन जाएंगे डिप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियर। ध्यान से देखिए नेक्स्ट इमेज में क्या होगी, ये माइक्रोन्यूक्लियर और ये माइक्रोन्यूक्लियर, ये माइक्रोन्यूक्लियर और ये माइक्रोन्यूक्लियर आपस में फ्यूज हो जाएंगे। दिस माइक्रोन्यूक्लियर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, n नंबर ऑफ, यानी कि ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड जो है आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। ये भी बन जाएगा डिप्लॉइड, ये भी बन जाएगा डिप्लॉइड। और जो मैक्रोन्यूक्लियर डिजेनरेट हो गए थे, अब यहां पे नए नए मैक्रोन्यूक्लियर बनेंगे और ये नए माइक्रोन्यूक्लियर बनने में हेल्प करेगा कौन, माइक्रोन्यूक्लियर। यानी कि नया मैक्रोन्यूक्लियर बनने में कौन हेल्प करता है, माइक्रोन्यूक्लियर। मैं थोड़ा इसको रिवाइज करना चाहता हूं माय डियर स्टूडेंट्स कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। देखिए हम पढ़ रहे हैं इस वक्त कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या होता है, जैसे कंजुगेशन वर्ड निकला है कंजक्शन से, यानी कि जहां पे कोई चीज हमें हेल्प करेगा दो वर्ड्स को ज्वाइन करने में। तो यहां पे जो दो पैरामीशियम है ये एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं। तो जहां पे ये फ्यूजन होता है वहां पे एक मेम्ब्रेन जो है रप्चर होती है, जो पेलिकल वो डैमेज हो जाता है। अब आप ध्यान से देखिए, ये दो पैरामीशियम है, एक ग्रीन कलर दूसरा येलो कलर। यहां पे दो न्यूक्लियर, एक मैक्रो और दूसरा माइक्रो, मैक्रो एंड माइक्रो। तो जो माइक्रोन्यूक्लियर है ये करता है मियोसिस, ये भी करता है मियोसिस, ये भी करता है मियोसिस, ये भी बनाता है चार न्यूक्लियर, ये भी बनाता है चार न्यूक्लियर, क्योंकि मियोसिस होता है दो फेज में, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। उसके बाद क्या होगा, जब यहां पे चार माइक्रोन्यूक्लियर बने, यहां भी चार माइक्रोन्यूक्लियर बने, तो इसमें से भी तीन जो है वो डिजेनरेट हो जाएंगे। इसमें भी तीन क्या हो जाएंगे, डिजेनरेट। तो जब यहां से तीन माइक्रोन्यूक्लियर मर जाएंगे तो एक ही माइक्रोन्यूक्लियर बच जाएगा। तो वो एक माइक्रोन्यूक्लियर करेगा माइटोसिस, तो दो न्यूक्लियर बनेंगे। ये देखिए दो माइक्रोन्यूक्लियर, तीन यहां पे डिजेनरेट हो चुके हैं। तो यहां पे चार है, चार में से तीन मर गए, बचा एक, उस एक ने भी किया माइटोसिस, तो उसने बनाए दो। दैट मीन्स तीन तीन माइक्रोन्यूक्लियर मर गए, तो एक एक माइक्रोन्यूक्लियर ने क्या किया, माइटोसिस, और दो दो माइक्रोन्यूक्लियर बनाए। उसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये जो ऑरेंज है ये वाला माइक्रोन्यूक्लियर यहां चला जाएगा और ये चला जाएगा यहां पे। इट मींस यहां पे जो है एक्सचेंज होगा कौन, माइक्रोन्यूक्लियर, जिसकी वजह से क्या होगा, ध्यान से देखिए, जब एक्सचेंज होगा ये वाला माइक्रोन्यूक्लियर यहां आ जाएगा और ये यहां चला जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, हमें बने दो पैरामीशियम, अलग अलग दो पैरामीशियम। ये इसका एक माइक्रोन्यूक्लियर, ये दूसरा, ये एक माइक्रोन्यूक्लियर, ये दूसरा। लेकिन इस वाले पैरामीशियम में इसका एक माइक्रोन्यूक्लियर है और इस वाले पैरामीशियम में इसका एक माइक्रोन्यूक्लियर है। और इतना ही नहीं, ये दोनों माइक्रोन्यूक्लियर आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज, क्योंकि ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। तो जब हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड न्यूक्लियर फ्यूज हो जाएंगे, ये बनेगा डिप्लॉइड न्यूक्लियस। जब ये हैप्लॉइड और ये हैप्लॉइड न्यूक्लियर फ्यूज हो जाएंगे, ये बनेगा डिप्लॉइड न्यूक्लियस। और यहां पे देखिए जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो डिजेनरेट हो गए, वो ब्रेक हो गए, वो मर गई। इज द क्लियर। अब उसके बाद क्या होगा कि जब ये दो फ्यूज हो गए तो ये बन गया डिप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियर, डिप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियर, और यहां पे नया माइक्रोन्यूक्लियस बन गया। तो इस माइक्रोन्यूक्लियस ने क्या किया, एक तो ये दोनों फ्यूज हो गए और साथ ही में नया मैक्रोन्यूक्लियर बन गई। तो इन दोनों पैरामीशियम में अब एक मैक्रोन्यूक्लियर और एक माइक्रोन्यूक्लियर, एक मैक्रोन्यूक्लियर और एक माइक्रोन्यूक्लियर। इस प्रोसेस में आप ध्यान से देखिए, इस वाले पैरामीशियम में एक जेनेटिक मटेरियल का अपना है आधा, और आधा इसको इस वाले पैरामीशियम का है। इस वाले पैरामीशियम में आधा जेनेटिक मटेरियल का अपना है और आधा जेनेटिक मटेरियल का इस वाले पैरामीशियम का। सो दैट मीन्स यहां पे क्या हो गई, जेनेटिक वेरिएशन, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया, तो यहां पे आ गई वेरिएशन। सो हैंस जो कंजुगेशन है ये रोल अदा करता है किसमें, वेरिएशन में। तो ये जेनेटिक वेरिएशन करता है क्योंकि दो पैरामीशियम ने क्या किया, एक्सचेंज अपने अपने जेनेटिक मटीरियल्स। नाउ दैट वाज ऑल अबाउट द पैरामीशियम। अब हम लेंगे एक सेकंड एग्जांपल किसकी, सीलिएटेड प्रोटोजोआ की, और वो कौन है, ओपलिना।
ध्यान से देखिए, हमें टोटल 6 एग्जांपल्स पढ़ने हैं। जो पहली एग्जांपल हमने पढ़ी दैट वाज पैरामीशियम, और पैरामीशियम के हमने 2 स्पीशीज पढ़े, पैरामीशियम ओरेलिया एंड पैरामीशियम कॉर्डेटम। तो यहां पे देखिए जो ओपलिना है ये क्या है, और इसके साथ एक और है निक्टोथिरस। तो एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3, ओपलिना एंड निक्टोथिरस, ये एग्जाम्पल है किसके, सीलिएटेड प्रोटोजोआ के। ये एक्चुअली है कॉमन सेल्स, और कहां रहते हैं, ये फ्रॉग के गट में रहते हैं, यानी कि ये रहते हैं इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग। तो ध्यान से देखिए मेरे बच्चों, जो ओपलिना है एंड निक्टोथिरस है ये एक्चुअली कॉमन सेल है। किसको हम बोलते हैं कॉमन सेल, जो एक पैरासाइट है, लेकिन उसके आने से होने से या उसके रहने से न फायदा है न नुकसान है, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन सेल। यहाँ पे जो कॉमन सेल्स है कौन, ओपलिना एंड निक्टोथिरस, ये रहते हैं कहाँ पे, फ्रॉग के गट में, फ्रॉग के एलिमेंट्री कैनाल में। तो कभी नीट में आपसे पूछा जा सकता क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन्स या विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीलेटेड प्रोटोजोन्स आर कॉमन सेल्स, तो कौन है, ओपलिना एंड निक्टोथिरस। या कभी ऐसे भी आ जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन्स आर कॉमन सेल्स इनसाइड द गट ऑफ फ्रॉग, और वो कौन है, ओपलिना एंड निक्टोथिरस। एग्जांपल याद रखनी है, ओपलिना एंड निक्टोथिरस जो है दीज आर द कॉमन सेल्स कहां पे, इनसाइड द गट ऑफ फ्रॉग, और ये मल्टी न्यूक्लिएट है। क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट मीन जहां पे बहुत सारे न्यूक्लियर, लेकिन न्यूक्लियर जितने भी हों उनमें आधे होंगे मैक्रो और आधे होंगे माइक्रो। ऐसे नहीं कि न्यूक्लियर सारे एक जैसे, यहां पे डाइमॉर्फिज्म है, यहां पे न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म है, मल्टी न्यूक्लिएट है। सपोज अगर ईच पैरामीशियम में 10-10 न्यूक्लियर, 5 होंगे मैक्रो, 5 होंगे माइक्रो। न्यूक्लियर जितने भी होंगे लेकिन मैक्रो अलग माइक्रो अलग, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। सो मल्टी न्यूक्लियर मींस मोर देन वन न्यूक्लियर, लेकिन जितने भी न्यूक्लियर होंगे उनमें न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म होगी, आधे उनमें होंगे मैक्रो वाले और आधे होंगे उनमें माइक्रो वाले। उसके बाद वर्टिसिला, ध्यान से सुनिए, वर्टिसिला, VORTICELLA, वर्टिसिला। जो वर्टिसिला है ये बिल्कुल बेल की तरह है। बेल समझते हो ना, मंदिर की घंटी, जो मंदिर में होती है ना घंटी, ये नहीं जो स्कूल में होती है वो गोल वाली, वो नहीं, जो मंदिर की घंटी होती है। मंदिर में जो घंटी आप बजाते हो ना, घंटा बजाते हो, तो मंदिर की जो घंटी है ना वो उसी को हम बोलते हैं बेल। तो वर्टिसिला जो है ये बिल्कुल दिखता है किसकी तरह, बेल की तरह, इसे हम इसको बोलते हैं बेल एनिमलक्यूल। तो कभी नीट में पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बेल एनिमलक्यूल, इट्स नन अदर देन वर्टिसिला। पैरामीशियम इज द स्लीपर एनिमलक्यूल, और ये क्या है, वर्टिसिला क्या है, इट्स अ बेल एनिमलक्यूल। इज द क्लियर। अगर आपको याद होगा, हमने इससे पहले जो एमीबाइट प्रोटोजोआ पढ़ा, जहां पे हमने हीलियोजोआ पढ़ा, वहां मैंने एक एग्जांपल कोड की एक्टिनोफ्रीज, वो क्या है, सन एनिमलक्यूल। ये कॉमन नेम आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभार भी इवेलुएटर नीट में ऐसे क्वेश्चन डाल सकता है। एक और जो है 4th एग्जांपल जो मैं भूल गया था, वो कौन सी है, डिडीनियम। ये देखिए डिडीनियम, डिडीनियम है एक एग्जाम्पल। जो डिडीनियम है ये रहता है पानी में और साइज में बड़ा है, ये अक्सर दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। इसे बोलते हैं, ये बिल्कुल बियर शेप्ड है, इसे हम बोलते हैं वाटर बियर। डिडीनियम को बोलते हैं वाटर बियर, क्योंकि ये पानी में रहता है और साइज में थोड़ा बड़ा होता है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो 5th एग्जांपल है वो मैंने बोला वर्टिसिला। वर्टिसिला पहले जो मैं भूल गया था, डिडीनियम, ये वाटर बियर है, बिल्कुल बहुत जेंट है साइज में, और ये बिल्कुल बियर शेप्ड होता है। नाउ 6 जो है वो है बैलेंटिडियम। ध्यान से सुनिए, बैलेंटिडियम कोले, बैलेंटिडियम कोले। अभी तक जो 5 एग्जांपल्स हमने पढ़े किसके, सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स के, वो सारे क्या थे, फ्रेश लिविंग या फ्रेश वाटर। तो 5 एग्जांपल कौन कौन सा, पैरामीशियम, ओपलिना, निक्टोथिरस, डिडीनियम एंड वर्टिसिला। ये पांचों के 5 क्या है, फ्री लिविंग फ्रेश वाटर, यानी कि दे आर नॉट पैरासाइट। लेकिन जो बैलेंटिडियम कोले है ये एक्चुअली पैरासाइट है। तो यहां पे एक और ऑब्जेक्ट आ जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीलिएटेड प्रोटोजोन्स आर पैरासाइट, वो कौन है, बैलेंटिडियम कोले। तो जो बैलेंटिडियम कोले है ये मोनोजेनेटिक है, पैरासाइट है, और रहता कहाँ है, इंसान के लार्ज इंटेस्टीन में, इंसान के कोलान में ये रहता है। ये पैरासाइट है ह्यूमन इंटेस्टीन में। और कौन सा इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन। और
ये वहां कैसे पहुंचा? जब हमने गंदा पानी या गंदा खाना खाया, यानी कि नॉन हाइजीनिक वाटर एंड फूड। तो दैट मीन्स जो बैलेंटीडियम कोले है ये क्या है? मोनोजेनेटिक है। ये अपनी जिंदगी कंप्लीट करता है एक ही होस्ट में। इसमें सिर्फ एक होस्ट है और वो हम लोग हैं। और ये कहां रहता है? हमारे लार्ज इंटेस्टीन में। तो वहां कैसे पहुंचा? जब हमने कोई गंदा पानी पिया, रनिंग वाटर में कोई ऐसा पानी पिया जो हमने बॉयल करके नहीं पिया, या जो कंटेमिनेटेड था, या कहीं रास्ते पे हमने कहीं पे ऐसी जगह पे खाना खाया जो बिल्कुल कंटेमिनेट था, जो नॉन हाइजीनिक था। तो कंटेमिनेटेड फूड या वाटर के खाने से या पानी पीने से ये जो है बैलेंटीडियम कोले जो है हमारी बॉडी में पहुंचता है। तो इसका इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? वो है सिस्ट। इसका जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो क्या है? वो है सिस्ट। तो सिस्ट, अगर सपोज हमने कोई, जैसे हम पिकनिक पर जाते हैं तो कहीं पे हमने रनिंग वाटर पिया, हमें लगा पानी साफ है, लेकिन जहां से रनिंग वाटर आता है वहां पे कहीं पे फीकल मैटर मिला है इंसान का, या वहां पे ह्यूमन एक्सक्रीटा है, या वहां पे लेवरट्रीन है, कच्ची लेवरट्रीन वहां पे बनी है। तो वो कच्ची लेवरट्रीन जो है वो किसके साथ मिक्स हो रही है? पानी के साथ मिक्स हो रही है। तो पानी रनिंग है, हमें दिखेगा पानी ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जो कच्चा लेवरट्रीन है, सपोज कोई बंदे ने वहां पे किया है इंजेक्शन, उसके बॉडी में थे बैलेंटीडियम कोले, तो वो बैलेंटीडियम कोले के सिस्ट जो है वो उस पानी के साथ चले गए। तो जब हमने वो पानी अनबॉयल करके पिया तो उस पानी में होगा बैलेंटीडियम कोले। तो हमने उसको ऐसे पानी के साथ पिया, जब वो पानी हमने पिया तो वो जो सिस्ट है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। तो दैट मीन जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो है सिस्ट। और इससे क्या होती है? डिसेंट्री होती है। मैंने पहले भी पढ़ाया है एमीबिक डिसेंट्री में। तो जब भी कोई पैथोजन, जब भी कोई पैरासाइट हमारे इंटेस्टीन में रहता है, वो हमारे इंटेस्टीन के म्यूकाजों को डैमेज करता है, जिससे क्या होता है कि हम में वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होती है, वाटर लॉस होता है उस फीकल मैटर के साथ, जिसे हम बोलते हैं डिसेंट्री या लूज मोशन। और चूंकि जब म्यूकोजा रप्चर होता है तो सब म्यूकोजा एक्सपोज होता है, उस सब म्यूकोजा में होता है ब्लड वेसल्स, और अगर ब्लड वेसल रप्चर हो गए तो ब्लड लॉस होगा। तो जब ब्लड लॉस होगा तो इस स्टूल के साथ, इस डिसेंट्री के साथ, इस लूज मोशन के साथ ब्लड भी होगा। इतना ही नहीं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, वीकनेस होती है, वॉमिटिंग होती है, नोशिया होता है, एटसेट्रा। ये इसके सिम्टम्स है। तो दैट मीन जो बैलेंटीडियम कोले है इसकी वजह से एक तो डिसेंट्री होती है, नॉर्मली तो है लूज मोशन होती है। क्रॉनिक केस में क्या होगा कि डिसेंट्री के साथ साथ ब्लड भी आ जाता है, और एब्डोमिनल पेन होती है। सिम्टम क्या है? एब्डोमिनल पेन होती है, वीकनेस आ जाती है, नौशिया होता है, वॉमिटिंग भी हो जाती है, लॉस ऑफ एपिटाइट भी है, एटसेट्रा। इसलिए इस डिसेंट्री को हम बोलते हैं बैलेंटीडियम डिसेंट्री। इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था जियार्डिया, अगर आपको याद होगा, जहां हमने पढ़ा था एंटी अमीबा जियार्डिया नहीं, एंटी अमीबा हिस्टोल्टिका। हमने पढ़े एंटी अमीबा के 3 स्पीशीज, एंटी अमीबा हिस्टोल्टिका, एंटी अमीबा जिंजिवालिस, एंटी अमीबा कोले। तो मैंने वहां पे बोला था जो एंटी अमीबा कोले है वो कॉमेंसल है, लेकिन जो एंटी अमीबा हिस्टोल्टिका है वो रहता है कहां पे? इंटेस्टीन में, जिसकी वजह से होती है लूज मोशन, डिसेंट्री होती है। उसको हमने नाम दिया था एमीबिक डिसेंट्री या एमीबाइसिस। तो इस डिसेंट्री को हम बोलते हैं बैलेंटीडियम डिसेंट्री। किसके नाम पे? इसके कॉजेटिव एजेंट या इसके जो पैथोजन, इस पैथोजन की वजह से। कौन है वो? बैलेंटीडियम कोले। तो जो बैलेंटीडियम कोले है इसकी वजह से जो डिसेंट्री होती है इसे बोलते हैं बैलेंटीडियम डिसेंट्री, या इसे कभी हम बोलते हैं सीलियरी डिसेंट्री भी। क्यों हम बोलते हैं सीलियरी डिसेंट्री? क्योंकि जो बैलेंटीडियम है इसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो क्या है? सीलिया। तो कभी कभार आ सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द सीलियरी डिसेंट्री, तो वो कौन है? बैलेंटीडियम कोले। या कभी आ सकता है बैलेंटीडियम कोले कॉजेज, तो ये क्या करता है? बैलेंटीडियम डिसेंट्री। दैट वॉज ऑल अबाउट। हमने 6 एग्जाम्पल्स पढ़े आज के जो सीलेरी प्रोटोजोआ है। तो इस तरह हमने सीलेरी प्रोटोजोआ है, हमने सीलेरी प्रोटोजोआ में हम जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे कि हमने क्या पढ़ा सीलेरी प्रोटोजोअन्स में। हमने सीलेरी प्रोटोजोआ में पढ़ा कि जो सीलेरी प्रोटोजोअन्स है इनमें लोकोमोशन होती है सीलिया की मदद से, इनमें पेलिकल प्रेजेंट होता है, इनमें ट्राइकोसिस्ट होता है जो हेल्प करता है ऑफेंस एंड डिफेंस में, और वो हेल्प करता है एंकरिंग में। इनमें न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म है, 2 तरह के न्यूक्लियर, एक है मैक्रो और दूसरा है माइक्रो। मैक्रो कंट्रोल करता है ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, जो माइक्रो है वो कंट्रोल करता है रिप्रोडक्शन में यानी कि डिवीजन में। इनमें माउथ लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं साइटोस्टोम्स, और इनमें एक एनस होती है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्रोक्ट और साइटोपाइज। ये दिखाते हैं नॉर्मली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, जो सबसे ज्यादा कॉमन है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है जो होती है बाय कंजुगेशन। पहली एग्जांपल हम लेंगे पैरामीशियम,
जो पैरामीशियम इसको बोलते हैं स्लीपर एनिमलक्यूल, इसके पूरी बॉडी पे सीलिया होता है, इसको बोलते हैं होलोट्राइकस। इसके जो पोस्टीरियर एंड है वहां पे बंच ऑफ सीलिया होता है जो सबसे लार्जर है साइज में। ये फ्री लिविंग है, फ्रेश वाटर है, इसलिए इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, लेकिन दो होते हैं। पेलिकल प्रेजेंट है। न्यूक्लियर दो तरह के, माइक्रो एंड मैक्रो। माउथ है, माउथ की जो ओपनिंग उसको बोलते हैं साइटोस्टोम, एनस की ओपनिंग को हम बोलते हैं साइटोपाइट। जो माउथ है उसमें होता है फिल्टर फीडिंग, यानी कि जो भी फूड पार्टिकल साइटोस्टोम के जरिए यानी कि माउथ के जरिए अंदर चला जाएगा, वहां पे पाए जाते हैं, गेट पे पाए जाते हैं सीलिया जो फीडिंग करते हैं, फिल्टर करते हैं उस फूड पार्टिकल को, इसको बोलते हैं फिल्टर फीडिंग। ट्राइकोसिस्ट होता है किस चीज के लिए? फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस। पैरामीशियम के दो स्पीशीज है, पैरामीशियम ओरेलिया एंड पैरामीशियम कॉर्डेटम। ओरेलिया में एक मैक्रो और दो माइक्रो न्यूक्लिया है, जबकि कॉर्डेटम में एक मैक्रो और एक माइक्रो न्यूक्लिया है। अगर आपको इसके लिए ट्रिक याद रखनी होगी तो ट्रिक क्या है इसके लिए? ट्रिक है कि जो अभिषेक बच्चन और ऐश और उसकी बेटी आराध्या है वो क्या कर रहे थे? वो वॉच कर रहे थे चार्ली चैपलिन। तो अभी ऐश आराध्या ने चार्ली चैपलिन मूवी कहाँ देखी? मतलब मूवी देखी। तो यहाँ पे अभी ऐश और आराध्या, तो जो अभी ऐश और आराध्या है यहाँ पे 3A आ गया। तो जो 3A है तो यहाँ पे जो 3A आ गया यानी कि A स्टैंड्स फॉर ओरेलिया, A स्टैंड्स फॉर ओरेलिया, A स्टैंड्स फॉर ओरेलिया। लेकिन 3A है मींस 3 न्यूक्लियर है। और उसके बाद चार्ली जो है, चार्ली और चैपलिन, ये C जो है इसका मतलब है कॉर्डेटम, क्योंकि यहाँ पे 2 C है इसलिए 2 न्यूक्लियर है। उसके बाद जो रिप्रोडक्शन है पैरामीशियम में वो एसेक्सुअल है बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, और इसमें होता है कंजुगेशन। जो कंजुगेशन है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और कंजुगेशन में क्या होती है? जेनेटिक एक्सचेंज होता है, वेरिएशन होती है। नाउ डायग्रामेटिकली दिखाएंगे हम कंजुगेशन। यहां पे हमारे पास दो पैरामीशियम है, स्लीपर एनिमलक्यूल है, वो जो है दो स्लीपर एनिमलक्यूल है। तो यहां पे जो दो स्लीपर एनिमलक्यूल वो फ्यूज होते हैं, और जिस जगह पे फ्यूजन होता है वहां पे पेलिकल रप्चर होता है। और उसके बाद यहां पे आप देखिए दोनों पैरामीशियम में, एक पैरामीशियम में मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियर, दूसरे पैरामीशियम में मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियर। लेकिन जो माइक्रो न्यूक्लियर ये करते हैं मियोसिस, और मियोसिस क्या बनाते हैं? ये चार न्यूक्लियर माइक्रो न्यूक्लियर बनाते हैं। तो यहां देखिए यहाँ 4 माइक्रो न्यूक्लियर, यहां भी 4 माइक्रो न्यूक्लियर। लेकिन उसके बाद क्या होता है? 3 माइक्रो न्यूक्लियर डिजनरेट होते हैं, तो दोनों पैरामीशियम में एक माइक्रो न्यूक्लियर बचता है जो करते हैं माइटोसिस। तो उस माइटोसिस से हर एक पैरामीशियम में अब रह जाते हैं 2 माइक्रो न्यूक्लियर। तो 2 माइक्रो न्यूक्लियर क्या करते हैं? ये एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी कि इसका एक माइक्रो न्यूक्लियर यहां आ जाएगा, इसका यहां आ जाएगा। तो यहां पे एक्सचेंज होते हैं माइक्रो न्यूक्लियर की। उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? जो ये माइक्रो न्यूक्लियर है ये फ्यूज होते हैं, तो यहां बन गया डिप्लॉयड माइक्रो न्यूक्लियर, यहां भी बन गया डिप्लॉयड माइक्रो न्यूक्लियर। इसमें भी इस पैरामीशियम में एक माइक्रो न्यूक्लियर इसका अपना, एक इसका है, इसमें भी इसका अपना एक है और इसका एक अपना है। तो यहां पे जो मैक्रो न्यूक्लियर है वो डिजनरेट हो गए। लास्ट के स्टेप में क्या होगा? लास्ट के स्टेप में यह है कि यहां पे डिप्लॉयड माइक्रो न्यूक्लियर, डिप्लॉयड माइक्रो न्यूक्लियर, क्योंकि ये 2 माइक्रो न्यूक्लियर फ्यूज हो गए, N और N बन गए 2N, N और N बन गए 2N। तो डिप्लॉयड, और यहां पे बन गया मैक्रो न्यूक्लियर, यहां भी बन गया मैक्रो न्यूक्लियर। क्यों? क्योंकि वो पहले डीजनरेट हो गए थे, और इनको बनाने में हेल्प कौन करता है? नए माइक्रो न्यूक्लियर। सो दैट मीन्स इस तरीके से इन 2 पैरामीशियम के बीच में क्या हो गया? जेनेटिक वेरिएशन, क्योंकि उन्होंने एक्सचेंज क्या किए थे? अपने न्यूक्लियर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंजुगेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमने पढ़ी वो था ओपेलिना। जो ओपेलिना और निक्टोथेरस है ये कॉमन सेल्स है। कहां रहते हैं? फ्रॉग के गट में रहते हैं। कहां रहते हैं? फ्रॉग के गट में रहते हैं, और ये मल्टी न्यूक्लिएट है। गो ओपेलिना एंड निक्टोथेरस जो है ये कॉमन सेल है, यानी कि इनके रहने से न कोई फायदा है न कोई नुकसान है। कहां रहते हैं? फ्रॉग के गट में रहते हैं, और ये मल्टी न्यूक्लिएट है। उसके बाद हमने पढ़ा डिडीनियम। नेक्स्ट एग्जांपल, ये जेंट है, बड़ा है, बिल्कुल बियर की शेप की है, इसे हम उसको बोलते हैं वाटर बियर। तो वर्टिसिला नेक्स्ट है, ये बिल्कुल बेल की तरह होता है, जो मंदिर में घंटी होती है बिल्कुल उसकी तरह होता है, इसे बोलते हैं बेल एनिमलक्यूल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है बैलेंटीडियम कोल है, क्योंकि जो 5 एग्जांपल्स हमने पढ़े वो सारे क्या थे? फ्रेश वाटर फ्री लिविंग। लेकिन जो बैलेंटीडियम कोल है ये मोनोजेनेटिक है, पैरासाइट है, रहता कहाँ है? इंसान के लार्ज इंटेस्टाइन में। कैसे पहुंचा वहां? बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। और इसकी वजह से क्या होती है? डिसेंट्री होती है या लूज मोशन होता है, जिसे हम बोलते हैं बैलेंटीडियम डिसेंट्री या सीलिक डिसेंट्री। बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड सीलिएटेड प्रोटोजोआ, यानी कि 3rd क्लास हमने कंप्लीट किया, जिसे हम बोलते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोआ। इसमें जो 6 एग्जांपल्स हमने पढ़े उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? कि भाई प्लीज ऑन डीवीडी, आप घर में बैठे हो,
आप टीवी को ऑन करना चाहते हो, यहाँ हमने डीवीडी लिखा है, तो आप डीवीडी मीन्स, चलिए टीवी ही बात करेंगे, आप उसको ऑन करना चाहते हो तो आपको हिम्मत नहीं है खड़ा होने की, या आप चाहते हो, आप वीक हो, आप चाहते हो कि कोई और उसको ऑन करे, सो आप अपने भाई को कहते हो कि इसको ऑन करो। तो इसके लिए क्या ट्रिक है, बाय प्लीज ऑन डीवीडी, बाय प्लीज ऑन डीवीडी। तो बाई का पहले क्या आ जाएगा, बी, ये देखिए बाई का बी आ जाएगा, बी स्टैंड्स फॉर बैलेंटिडियम, बैलेंटिडियम जो है ये पैरासाइट है। उसके बाद प्लीज, पी फॉर पैरामीशियम, उसके बाद ऑन ओपेलिना, और एन का निक्टोथिरस, उसके बाद डीवीडी का डी डिडीनियम, और वी का वर्टिसिला। ये थे 6 एग्जाम्पल्स, 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या है ट्रिक, बाय प्लीज ऑन डीवीडी। तो बाई का बी बैलेंटिडियम पैरासाइट है, प्लीज का पी पैरामीशियम, ऑन का ओ ओपेलिना, एन निक्टोथिरस, डीवीडी का डी डिडीनियम, और वी वर्टिसिला। इस तरीके से हमने 6 एग्जाम्पल्स कहां पढ़े, सीलिएटेड प्रोटोजोआ। इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे जो लास्ट क्लास है किनका, प्रोटोजोअन्स का, वो क्या था, वो जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल नहीं है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास में क्या डाउट रहा, कहां पे डिफिकल्टी लगी, प्लीज मुझे बोलिए, या कमेंट में भी आप लिख सकते हैं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है या नहीं, जहां पे क्या आपको कंटेंट बराबर मिलता है, कहीं कंटेंट में कमी तो नहीं या कुछ और इश्यूज तो नहीं है, प्लीज ना प्लीज मुझे लिखिए, मुझे बोलिए। और जहां पे भी आपको कंफ्यूजन होगा, समझ नहीं आएगा, कुछ भी इश्यू हो, मेहरबानी करके मुझे कॉल करके बोलिए। मैं इतना ही आपके लिए कर सकता हूं। जहां तक जूम का ताल्लुक है, जूम में सिर्फ 40 मिनट्स है, 40 मिनट्स में सबसे पहले 5-6 मिनट लगते हैं बच्चों को ऐड होने में, और उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कभी कभी सारे बच्चे ऑडिबल नहीं हो पाते, सब बच्चे नहीं सुन पाते हैं, या किसी और चीज की वजह से बच्चे मतलब ये कहते हैं कि सर हमने सुना नहीं, आवाज ठीक से नहीं आ रही, एटसेट्रा। इसलिए मुझे लगा है कि जो यूट्यूब है वो सबसे ज्यादा बेटर है, सो आगे से सिर्फ हम देंगे यूट्यूब पे ही क्लास। हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।